एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसी को कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि, और इसको दूसरे नाम से भी पुकारते हैं द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स, नाभिकीय हथियार, नाभिकीय हथियारों को के प्रसार को रोकना है, अप्रसार, इसके ऊपर जो संधि है उसे हम कहते हैं परमाणु अप्रसार संधि। इस परमाणु अप्रसार संधि का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है इसके? परमाणु अप्रसार संधि, इसके 3 उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है टू प्रिवेंट, रोकना है, परमाणु हथियारों को और उनकी तकनीकी को रोकना है। इसका दूसरा उद्देश्य है कि परमाणु ऊर्जा का जितना शांतिपूर्ण उपयोग हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा शांतिपूर्ण उपयोग किया जाए, उसको प्रमोट करना है, टू प्रमोट। दूसरा, तीसरा उद्देश्य है, गोल है कि दुनिया से परमाणु हथियारों को समाप्त कर देना है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। और उसके बाद जनरल और कंप्लीट डिसआर्मामेंट होना चाहिए, हथियार ही नहीं हो दुनिया में, क्यों युद्ध हो, तो दुनिया में शांति ही शांति हो, ये इसके उद्देश्यों में है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा द्वितीय विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 को और विश्व युद्ध समाप्त होता है 1945 को। 6 साल बाद विश्व युद्ध समाप्त तो होता है, लेकिन समाप्ति इस घटना के साथ होती है, एटॉमिक बॉम्बिंग ऑन जापान। जापान पर परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, 2 परमाणु बम गिराए थे, उनमें पहला परमाणु बम हिरोशिमा शहर पर गिराया था। पहले परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर डाला गया था। ये है उसकी इमेज पहले परमाणु बम की। ये परमाणु बम यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ का बना था, यूरेनियम 235। क्या है ये 235? यूरेनियम परमाणु के अंदर नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग, मतलब परमाणु भार, ये होता है 235। दूसरा परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था नागासाकी शहर पर, जापान के नागासाकी शहर पर। ये 6 अगस्त को गिराया, ये 3 दिन बाद 9 अगस्त को ये परमाणु बम गिराया था। इसका नाम था फैटमैन, और देखने में ये फैट लग भी रहा है, देखो मोटा है, इससे ज्यादा मोटा है, लेकिन ये यूरेनियम का नहीं था, ये वाला था प्लूटोनियम 240। प्लूटोनियम रेडियोएक्टिव पदार्थ है, लेकिन इसका परमाणु भार 240 है। ये जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए थे। ये है जापान देश, ये कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। इस जापान के दक्षिण में ये जो रेड पॉइंट है ये हिरोशिमा है, और बिल्कुल साउथ में है ये नागासाकी शहर है। इन 2 पर परमाणु बम गिराए गए थे। इन परमाणु बम के गिरने से पूरी दुनिया में लोग घबरा गए, क्योंकि इसमें लगभग 1.5 लाख लोग खत्म हुए थे। 1.5 लाख लोग इन 2 छोटे से परमाणु बमों से खत्म हो जाएं, तो कुछ परमाणु बम और हो तो पूरी दुनिया का ही विनाश हो सकता है, मानव सभ्यता का विनाश हो सकता है। तो फिर इस पर विचार किया गया कि परमाणु बम होने ही नहीं चाहिए। इसके लिए शुरुआत होती है जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिरे, लोग घबराए, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और उसी समय पूरे देशों, दुनिया के देशों की पंचायत बनती है, उसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, यूएन। ये यूनाइटेड नेशंस 25 अप्रैल 1945 को एस्टेब्लिश होता है, यूनाइटेड नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। ये अनेक सभी देशों का अंतर सरकारी संगठन है। इस संगठन का, पंचायत का मुख्य उद्देश्य यही है कि दुनिया में शांतिपूर्ण तरीके से सभी देश रहें, सभी की सुरक्षा होनी चाहिए। ये उद्देश्य का पालन लंबे समय से यूएन कर रहा है। इसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है, और इसकी दुनिया में अलग अलग जगह पर ऑफिस भी हैं। वो ऑफिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा, अफ्रीका में केन्या की राजधानी, केन्या देश की राजधानी नैरोबी, ऐसे यूरोप में ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना, और हेग जहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस हैं। यूनाइटेड नेशंस की पहल पर परमाणु हथियारों को रोकने की पहल शुरू होती है। शुरुआती जो प्रभाव होते हैं, शुरुआती में कनाडा और इंग्लैंड सबसे पहले प्रस्तावित करते हैं, और एक भरूच प्लान होता है। उस भरूच प्लान में कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स, इन 3 देशों से भरूच प्लान तैयार होता है। भरूच क्या चीज है? बर्नार्ड भरूच, ये अमेरिका के इंसान हैं। यूनाइटेड नेशंस में जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, यूनाइटेड नेशंस एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसमें यूएस के रिप्रेजेंटेटिव ये हैं बर्नार्ड भरूच, और इन्हीं के नाम पर ये एक भरूच प्लान आता है। लेकिन ये भरूच प्लान कामयाब नहीं होता है, क्योंकि उस समय जैसे अमेरिका बहुत बड़ी पावर था, ऐसे ही सोवियत संघ बहुत बड़ी पावर था, दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां थी। लेकिन सोवियत संघ ने इसे नकार दिया। इसने कहा कि परमाणु बम के मामले में अमेरिका की मोनोपोली चलेगी, क्या उसी का एकाधिकार रहेगा?
क्योंकि जिस समय ये इनिशियल एफर्ट्स होते हैं 1946 से 1949 के बीच में प्रयास किए जाते हैं, उस दौरान पूरे दुनिया में केवल एक ही देश ऐसा था जिस पर परमाणु बम था, वो था अमेरिका। तो सोवियत संघ ने क्या, नहीं, केवल अमेरिका के पास परमाणु बम रहे, ये स्वीकार नहीं, इसलिए ये नहीं चला। उसी समय चर्चाओं में ये आया था कि सभी देशों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, लेकिन वो अप्रोप्राइट सेफ गार्ड्स में होना चाहिए, सुरक्षित तरीके से नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में सहमति नहीं बनती है, इसलिए फेल्ड हो जाता है ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन पावरफुल नेशंस। इस तरीके से ये भरूच प्लान फेल हो जाता है। फिर शुरुआत होती है 1952 में यूनाइटेड नेशंस में एक निशस्त्रीकरण आयोग बनता है, यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट कमीशन। लेकिन इस 1952 में डिसआर्मामेंट कमीशन बन तो गया, इसकी मीटिंग्स नहीं होती हैं, बहुत ही शिथिलता से इसने काम किया। तो दिसंबर 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं ड्वाइट आइजनहोवर। इन्होंने एटम फॉर पीस, ये है एटम फॉर पीस, ये प्रस्ताव दिया और यूनाइटेड नेशंस में इस पर चर्चा होती है। इसका असर हुआ 1957 में, इसी की वजह से IAEA की स्थापना होती है। IAEA, तो यूनाइटेड नेशंस के 8वें सेशन में जनरल असेंबली में ये प्रस्ताव रखा जाता है, तो IAEA की स्थापना होती है। IAEA क्या है? IAEA, तो IAEA है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका कार्य क्या है? एक तो पीसफुल यूजेस को प्रमोट करना है, पीसफुल यूजेस को प्रमोट करना है, नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग होना चाहिए, और मिलिट्री पर्पज के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, इसको रोकना है, इनहिबिट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पज। IAEA की स्थापना 1957 में हो जाती है, 29 जुलाई को। इसका ऑफिस होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ऑफिस है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, यहां पर इसका ऑफिस होता है। और ये कोई संधि तो है नहीं, अलग अलग देशों की सरकारों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये ऑटोनोमस है। ये किसी देश के प्रति जवाबदेह नहीं है, ये केवल यूनाइटेड नेशंस के लिए जवाबदेह है। यूनाइटेड नेशंस की दो संस्थाएं, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, इन दो संस्थाओं को ये रिपोर्ट सौंपता है IAEA। और इसी के प्रयास की वजह से काफी शांति भी दुनिया में होती है, और इसको 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो IAEA परमाणु अप्रसार संधि में इसका विशेष रोल है। 1957 में IAEA की स्थापना हो जाती है, और 1952 में निशस्त्रीकरण आयोग बनता है, डिसआर्मामेंट कमीशन। तो डिसआर्मामेंट कमीशन बहुत शिथिलता से काम कर रहा होता है। 1959 में उसकी बैठकें होती हैं, उस बैठक में तय किया जाता है कि 10 देशों की एक कमेटी बनाई जाती है, TNCT, 10 नेशन कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट। तो 1960 में 15 मार्च 1960 से ये अपना काम शुरू कर देती है। ये कहां पर? स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में। ये TNCT बनने के पीछे 4 बड़े देश जिम्मेदार हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और सोवियत संघ। 4 देश आपस में तय करते हैं और TNCT, 10 नेशन कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट का गठन करते हैं। ये 10 देश कौन से होंगे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में 2 धड़े थे, एक था पश्चिमी ब्लॉक और एक था पूर्वी ब्लॉक। पश्चिमी ब्लॉक का संगठन है नाटो, पूर्वी ब्लॉक, इनमें संधि होती है वार्सा पैक्ट। तो नाटो के जो 5 देश लेते हैं और 5 देश लेते हैं वार्सा पैक्ट से। तो नाटो के देश कौन कौन से हैं? कनाडा है, US है, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, ये 5 देश ले लेते हैं। और वार्सा पैक्ट में से लेते हैं सोवियत यूनियन है, सोवियत संघ है, पोलैंड है, बुल्गारिया है, चेकोस्लोवाकिया है, रोमानिया है, ये पूर्वी ब्लॉक से लेते हैं। ये 10 देश मिलकर के परमाणु बम और इसको रोकने के लिए काम करते हैं। 2 साल तक ये TNCT काम करती है, ज़्यादा काम तो नहीं हुआ, लेकिन ये काम फिर आगे बढ़ता है। तो 10 की जगह पर 18 देशों की एक कमेटी बनती है, TNCD, 18 नेशन कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट। तो 2 साल TNCT रही, 10 देशी कमेटी, और 18 देशी कमेटी देखो 1962 से लेकर 1969 तक काम कर रही है। ये 14 मार्च 1962 में ये काम शुरू कर देती है। TNCD ही बन गई ENCD। इसके मेंबर कौन से होते हैं? जो 10 देशी कमेटी है उसमें 10 देश तो है ही हैं पहले से ही, उसमें 8 देश और शामिल हो जाते हैं। ये हो जाती है 18 देशों की कमेटी निशस्त्रीकरण के लिए। 8 देश जो शामिल होते हैं वो देश हैं ब्राजील, मैक्सिको, स्वीडन, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, बर्मा, UAR क्या है? यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। ENCD काम करती है इसमें। अब इसमें 18 देश हैं जरूर, लेकिन 17 देश ही आमतौर पर मिलते थे। फ्रांस नहीं मिलता था, फ्रांस ऑफिशियली नहीं मिलता था। तो फ्रांस जो वेस्टर्न ब्लॉक है, पश्चिमी ब्लॉक, उनके साथ तो मीटिंग करता था, अपने विचार रखता था,
और वही विचार फिर इन 18 देशों की कमेटी में आ जाते थे, लेकिन वो खुद 18 देशों के बीच में शामिल नहीं हुआ। इस तरीके से 17 देश मिला करते थे और 431 मीटिंग होती हैं इन 7-8 वर्षों के दौरान, तब जाके काम हो पाता है। इसी दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटित होती हैं। वो महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं? एक है क्यूबा क्राइसिस। 1962 में एक और बड़ी घटना हुई थी, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्या है ये लगभग महीने भर चली हुई घटना है। 16 अक्टूबर 1962 से 20 नवंबर 1962 के बीच में 35 दिन तक ये परेशानी चलती है, क्राइसिस है। ये सीधे सीधे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कन्फ्रंटेशन है, उनके बीच में विवाद है। पहले अमेरिका ने किया, अमेरिका ने इटली और टर्की में अपने हथियार लगा दिए। अमेरिका इसके रूस के लिए, ये इटली, ये टर्की, यहाँ पर इसने अपने हथियार लगा दिए, जिससे कि जरूरत पड़े तो हम सोवियत संघ पर, रसिया पर हमला कर दें। तो रसिया भी पीछे कहाँ रहता है? रसिया ने भी क्या किया, अमेरिका के पास एक देश है क्यूबा, ये देखो रेड कलर में है, इसमें उसने मिसाइल लगा दी कि यदि ये यहाँ से हमला करेगा तो ये यहाँ से हमला करेगा। और ये शीत युद्ध चल रहा था। ये तनाव इतना बढ़ गया कि फिर से विश्व युद्ध होने के चांसेस हो सकते थे। परमाणु बम से होता अब ये युद्ध, दुनिया का विनाश हो जाता। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया और अमेरिका और रसिया के बीच में फिर हॉटलाइन एग्रीमेंट होता है, ये 20 जून 1963 को। उसी समय पर एक पीटीबीटी होती है। पीटीबीटी क्या है? पीटीबीटी है पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। ये पूरी तरीके से परमाणु टेस्ट को नहीं रोक पाती है, लेकिन आंशिक रूप से तो रोकती ही है। पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी 1963 में होती है, 25 जुलाई को। ये क्या कहती है कि वायुमंडल में हम परमाणु टेस्ट कर सकते हैं, आउटर स्पेस में, अंतरिक्ष में हम परमाणु टेस्ट कर सकते हैं, पानी में हम परमाणु टेस्ट कर सकते हैं, पानी के अंदर। इनमें नहीं कर सकते हैं, वातावरण में, आउटर स्पेस में और पानी में, इनमें टेस्ट नहीं कर सकते हैं। केवल एक चीज छोड़ी कि जमीन के अंदर हम परमाणु टेस्ट कर सकते हैं। तो इससे कुछ तो कंट्रोल हुआ। इस पर सोवियत संघ और अमेरिका मान गए कि अंडरग्राउंड को छोड़कर बाकी तीनों जगह पर हम परमाणु टेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होती है, क्यूबा क्राइसिस, और एक पीटीबीटी होता है। इनमें हॉटलाइन एग्रीमेंट हो जाता है क्यूबा क्राइसिस में, पीटीबीटी ये हो जाती है। उसके बाद फिर जो 18 देशों की कमेटी है, वो 18 देशों की कमेटी निगोसिएशंस करती है और जो परमाणु अप्रसार संधि है, एनपीटी, इसके बारे में ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। अमेरिका अलग ड्राफ्ट तैयार करता है, रसिया अलग ड्राफ्ट तैयार करता है, और दोनों ड्राफ्ट लेके आते हैं और फिर उन पर चर्चा होती है। तो 1965 से लेकर के 1968 तक, इन 3 साल में एनपीटी फाइनल रूप में बनकर के आ जाती है। अब एनपीटी 1968 में किस रूप में आती है, कैसे क्या होता है इसमें? तो 1 जुलाई 1968 को ये साइन करने के लिए खोला जाता है इसको, और 2 साल बाद 1970 में 5 मार्च को ये लागू हो जाती है। अभी इस समय पर 190 देश इसके सदस्य हैं। वैसे तो 191 थे, नॉर्थ कोरिया अलग निकल गया है, 190 देश बचे हैं, 190 देश इसके सदस्य हैं। तो एनपीटी में क्या है? एनपीटी में इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल और साउथ सूडान, ये इसके मेंबर नहीं है। साउथ सूडान तो 2011 में सूडान से स्वतंत्र हुआ है। इंडिया पक्षपात पूर्ण संधि होने के कारण उसने साइन नहीं किए। फिर इसी तरीके से और भी देश जुड़े हुए हैं जो इन्होंने साइन नहीं किए हैं। इस एनपीटी संधि में एक प्रस्तावना है और 10 आर्टिकल हैं। इन 10 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? पहला आर्टिकल कहता है इसका, एनडब्ल्यूएस नॉट टू ट्रांसफर एनएनडब्ल्यूएस, मतलब ये है न्यूक्लियर वेपन स्टेट। दुनिया में जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं उनको कहा गया है न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है उनको कहते हैं नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। तो जो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं वो परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है, उनको कोई भी परमाणु सामग्री नहीं देंगे, परमाणु बम नहीं देंगे, उनकी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 2, जो परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है वो किसी और से परमाणु बम प्राप्त नहीं करेंगे, परमाणु बम बनाने की तकनीकी नहीं लेंगे, इस तरीके से रिसीव नहीं करेंगे। तीसरा आर्टिकल है आईएईए के बारे में, जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। 1957 में आईएईए का गठन हुआ था, परमाणु अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जो जांच करती है कि किसी देश में उस परमाणु सामग्री का हो क्या रहा है। तो ये इस संधि में जो भी देश शामिल हैं वो देश इस आईएईए से मिलकर के चलेंगे। आईएईए बताएगा कि आखिर तुम काम किस तरह से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, परमाणु सामग्री है, कहाँ यूज किया है वो हमें बताइए, सही यूज है कि नहीं यूज है। तो ये आईएईए से मिलकर चलना पड़ेगा, ये आर्टिकल 3 कहता है। आर्टिकल 4 है, पार्टीज कैन एक्सचेंज इक्विपमेंट, मटेरियल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें कह रहे हैं कि इस एनपीटी संधि में जो भी पक्षकार हैं, देश हैं, आपस में मटेरियल को एक दूसरे से अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उसका उपयोग करेंगे। ये आर्टिकल 4 कहता है। आर्टिकल 5
मोर बेनिफिट्स शुड बी अवेलेबल फॉर एनएनडब्ल्यूएस विद लो चार्ज, कि ऐसा नहीं करना है कि जिनके पास परमाणु ऊर्जा है वो उसका नाजायज फायदा उठाएं और परमाणु ऊर्जा जिनके पास नहीं है उनको महंगे दाम में बेचें। ऐसा नहीं करना है, जितना संभव हो सके कम से कम चार्ज पर उनको उपलब्ध कराएं, वो भी उसका फायदा ले सकें। ये आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 कहता है कि सभी परमाणु हथियार खत्म होने चाहिए और फिर बाद में तो जनरल और कंप्लीट डिसआर्मामेंट होना चाहिए। आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 कह रहा है कि अगर कोई देश सदस्य आपस में रीजनल ट्रीटी करते हैं, रीजनल ट्रीटी करते हैं, संधियां बनाते हैं, तो उनके अधिकार को खत्म नहीं करेगी ये एनपीटी संधि। ये तो आर्टिकल 7 कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि इस ट्रीटी में संशोधन कैसे करना है, उसके बारे में आर्टिकल 8 बताता है और 5 साल बाद, हर 5 साल बाद इसकी समीक्षा बैठक करनी है, ये आर्टिकल 8 बताता है। आर्टिकल 9, आर्टिकल 9 में ही लिखा है कि इस संधि को हम साइन के लिए रखा जाएगा और साइन सभी देश करेंगे और 3 जगह पर स्थान बनाए गए हैं जहां पर ये साइन किए जाएंगे। वो साइन है, 3 डिपोजिटरी गवर्नमेंट हैं, एक है इंग्लैंड, एक है अमेरिका और एक है यूएसएसआर, सोवियत संघ। यूएसएसआर में मॉस्को, अमेरिका में वाशिंगटन और इंग्लैंड में लंदन। यही आर्टिकल 9 ये बताता है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु बम बना लिए हैं उन्हीं को परमाणु शक्ति संपन्न देश कहा जाएगा, न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा जाएगा। आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 ये कहता है कि अगर एनपीटी में कोई देश शामिल है तो वो उस एनपीटी संधि से निकलेगा कैसे, उसके प्रोसीजर के बारे में बताया है कि कोई विशेष कारण हो तो ही निकलेगा, वो विशेष कारण को डिस्क्रिप्शन देना है उसका, उसका तरीका क्या है वो बताएगा और 25 साल बाद फिर से इस पर बैठा जाएगा चर्चा के लिए। ये उस समय था, अब 1970 में लागू हुई है तो 25 साल का मतलब है 1995 में फिर ये एनपीटी के लिए बैठा जाएगा और एनपीटी के लिए 1995 में बैठे, उस समय तय करना था कि आखिर कब तक ये एनपीटी आगे चलेगी। तो 1995 में एक ही मत से सब लोगों ने मान लिया कि इसको अब आगे अनंत काल के लिए इस संधि को बनाए रखते हैं, जिससे दुनिया सुरक्षित भी रहेगी, शांतिपूर्ण भी रहेगी। और लंदन, मॉस्को, वाशिंगटन, यहाँ तो ये सिग्नेचर के लिए रखा ही है, ये स्थान इसी आर्टिकल 10 में बताए गए हैं। और ये संधि किस भाषा में ऑथेंटिक है, इसके बारे में आर्टिकल 11 में लिखा है। इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश और चाइनीज टेक्स्ट और शब्द होंगे, उसमें ये ऑथेंटिक है। ये हो गया एनपीटी। और एनपीटी में क्या क्या लिखा है उसके बारे में। अब एनपीटी के अंतर्गत न्यूक्लियर वेपन स्टेट बताए गए हैं, किन किन पर परमाणु हैं, तो उनके बारे में ये देश हैं न्यूक्लियर टेस्ट बिफोर 1 जनवरी 1997, अमेरिका ने 1945 में कर लिया था, जो कि जापान पर परमाणु बम डाला था। 1949 में रसिया ने टेस्ट कर लिया, दोनों देशों पे हो गया। 1952 में इंग्लैंड ने भी एक परमाणु बम ले लिया, अपना तैयार कर लिया। फ्रांस ने 1960 में परमाणु टेस्ट कर लिया, परमाणु बम बना लिया। चाइना ने 1964 में बना लिया। इस तरीके से जब तक एनपीटी संधि बनी है, तैयार हुई है, ड्राफ्ट हुआ, तब तक 5 देश परमाणु बम बना चुके थे उस दुनिया में। और एनपीटी जब बनी है उस समय ऐसा माना गया था कि लगभग 20-25 साल में 50 साल में लगभग 20-25 देश परमाणु बम बना सकते हैं। हालांकि इन्होंने अभी तक बना नहीं पाया है, बनाने वाले बहुत कम हैं, 8 देश हैं। तो इसमें अदर स्टेट्स हैव न्यूक्लियर वॉरहेड्स, इन परमाणु शक्ति संपन्न देश जो घोषित हैं, इनके अलावा किनके पास और है परमाणु बम, तो वो है 4 देश। कौन कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और एक और है इजराइल। ये इन 3 देशों ने तो घोषणा ही कर दी है कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन इजराइल ने अभी खुल के नहीं बताया कि हमारे पास है, नॉट डिक्लेयर्ड। लेकिन ये डेलिबरेटली एम्बिगुअस है, इसकी हरकतें और कुछ सबूत इस तरीके से मिलते हैं जिससे ये साबित होता है कि इसके पास परमाणु बम है। कौन कौन से देश हैं ये? इजराइल तो ये है। इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज हैं, मिस्र है, सऊदी अरेबिया है, इराक है, टर्की है, सीरिया है। और इजराइल देश में यहूदी रहते हैं, तो यहूदियों को अपनी सुरक्षा के लिए इनसे बचना है, तो इसलिए परमाणु बम बनाना चाहता है, बना भी लिया है, लेकिन घोषित नहीं किया है उसने। और इंडिया, इंडिया ने तो इसलिए साइन नहीं किया एनपीटी पर क्योंकि वो कहता है पक्षपातपूर्ण संधि है। जब कोई नहीं बनाएगा परमाणु बम तो कुछ ही देशों के पास क्यों रहना चाहिए, उनके भी खत्म होने चाहिए, इसलिए इसने साइन नहीं किया। और पाकिस्तान तो इसके साथ ही चलता है, कहता है जब इंडिया नहीं करेगा तो हम क्यों करेंगे, तो हम भी नहीं कर रहे, ऐसे इसने नहीं किया। और ये तो बदतमीज है, ये नॉर्थ अमेरिका सन की शासक है यहाँ पर। इस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने भी परमाणु बम बना लिया। अब ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने कभी एनपीटी को स्वीकार नहीं किया? वो है 4 देश, एक है इंडिया और पाकिस्तान और इजराइल और साउथ सूडान। इन 4 देशों ने कभी एनपीटी को साइन नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। साउथ सूडान तो 2011 में स्वतंत्र हुआ है सूडान से, ये तो नया देश है, बाकी ये पुराने देश हैं। और नॉर्थ कोरिया जिसके पास परमाणु बम है, जिसे परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा नहीं दिया गया है लेकिन है उसे परमाणु बम, तो इसने क्या किया था कि 1985 में साइन तो किया था, लेकिन 2003 में एनपीटी से निकल गया है वो।
ये दुनिया का वो पहला देश है जो एनपीटी को छोड़ दिया है, तो वही अभी तक आखिरी भी है, इसके अलावा और किसी ने ऐसा नहीं किया। तो पहले 1991 देश थे, जब ये निकल गया तो 190 सदस्य रह गए उसके अंदर, एनपीटी के अंदर। हाँ जी। तो एनपीटी 1968 में तैयार हुई, 1970 से लागू हो गई, और ये 18 देशीय कमेटी के द्वारा बनाया गया था। 18 देशों की कमेटी ईएनसीडी 1962 में बनकर के 1969 तक रही, और यही ईएनसीडी बाद में चेंज हो जाती है सीसीडी में। इसमें सीसीडी में चेंज हो जाती है। क्या है सीसीडी? सीसीडी कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट। 26 अगस्त 1969 को ईएनसीडी सीसीडी में चेंज हो जाती है। 18 देशों की कमेटी में तो 18 देश थे, लेकिन जब सीसीडी में चेंज होती है इसमें और देश शामिल हो जाते हैं, 8 मेंबर और बढ़ जाते हैं। कौन कौन से मेंबर हैं? अर्जेंटीना, हंगरी, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया, मोरक्को, पाकिस्तान, मंगोलिया, जापान, इसमें और बढ़ जाते हैं। 5 साल बाद 1975 में इसमें 5 देश और बढ़ जाते हैं। जर्मनी के दोनों पार्ट हो जाते हैं इसमें, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, पेरू, जायरे, ईरान। इस तरीके से इसमें टोटल 31 देश हो जाते हैं। ये सीसीडी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को रिपोर्ट करती है, और यही सीसीडी कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट है, ये 1979 में सीडी में चेंज हो जाती है। ये सीडी है कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट, इसमें चेंज हो जाती है। 1979 में सीसीडी सीडी में चेंज हो जाती है, कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट। 5 साल बाद 1984 में वो जो सीडी है वो दूसरी सीडी में बदल जाती है। जो कमेटी है वो कॉन्फ्रेंस कहलाती है। फिर कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट, ये कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट, ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट हो जाती है। इसके सदस्य भी बढ़ जाते हैं, पहले सदस्य 31 होते हैं, इसमें 65 मेंबर हो जाते हैं। ये एक परमानेंट एजेंडा बनाती है, उस एजेंडा को कहते हैं डेकालॉग, कि दुनिया में परमाणु ऊर्जा का शांतिप्रिय उपयोग होना चाहिए, परमाणु बम नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। वो बातें हैं न्यूक्लियर वेपन्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर प्रकार का नाभिकीय हथियार नहीं होना चाहिए। अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो ज़्यादा बड़ी जनहानि कर सकते हैं, ऐसे हथियार भी नहीं होने चाहिए। कन्वेंशनल वेपन्स नहीं होना चाहिए। मिलिट्री बजट्स को कम हो जाना चाहिए, सेना की मात्रा संख्या कम हो जाना चाहिए सैनिकों की। डिसआर्मामेंट होना चाहिए, सभी हथियार कम होना चाहिए, उनका विकास, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़नी चाहिए, आपस में विश्वास बढ़ना चाहिए, इस तरीके से, और पूरी तरीके से शांतिप्रिय विश्व बन जाना चाहिए। ये एक परमानेंट एजेंडा तैयार होता है। ये कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट और संयुक्त राष्ट्र संघ आपस में किस तरीके से संबंधित हैं, जरा देखिए कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जो यूनाइटेड नेशंस का जिनेवा में ऑफिस है, उस ऑफिस का डायरेक्टर जनरल है, वो डायरेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है। आप देखिए, यूनाइटेड नेशंस और कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट आपस में कनेक्टेड है, कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस का जनरल डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, और कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट का सचिव होता है। इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ और ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसी दौरान एक और घटना घटित होती है कि 5 देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इनके अलावा कोई था नहीं। तो सबसे पहले भारत परमाणु बम का परीक्षण कर लेता है 1974 में, अपनी सुरक्षा के कारण। और जैसे ही वो परीक्षण करता है तो पूरे दुनिया में सबकी निगाहें उस पर आ जाती हैं। तो उस भारत को रोकने के लिए एनएसजी का गठन किया जाता है। क्या है एनएसजी? ये है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, 1974 में स्थापित हो गया। देश में, पूरी दुनिया में जिन जिन देशों के पास नाभिकीय सामग्री है, ईंधन है, उनका ये समूह है। भारत को रोकने के लिए ये तैयार किया गया। इसमें 48 सदस्य हैं अब तक। भारत इसका सदस्य नहीं बन पाया है, और वैसे भारत के विरोध के लिए तो था ही है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं बन पाया। चाइना है इसका सदस्य। तो उस समय भारत ने परमाणु बम का परीक्षण तो किया था, लेकिन कोई इसने नियम नहीं तोड़ा था, क्योंकि भारत ने अंडरग्राउंड टेस्ट किया था। और ध्यान दो, भारत ने पीटीबीटी पर साइन किए थे, हम लोगों ने पीछे पढ़ी है पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। उस ट्रीटी में क्या कहा गया था कि परमाणु बम का परीक्षण जमीन पे नहीं कर सकते, पानी में नहीं कर सकते, हवा में नहीं कर सकते, लेकिन जमीन के अंदर कर सकते हैं, ये था उसमें। तो भारत ने जमीन के अंदर ही टेस्ट कर दिया, कोई नियम तो तोड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी भारत को रोकने के लिए एनएसजी का गठन हुआ। और 13 साल बाद एक एमटीसीआर का भी गठन हुआ, कि परमाणु बम तो जाएगा, लेकिन परमाणु बम को जब किसी जगह पहुंचाना होगा तो उसे तो किसी, ऐसा तो है नहीं कि हवाई जहाज में रख के भेज देंगे, कोई भी मार गिराएगा, कोई भी पकड़ लेगा हवाई जहाज को, इसलिए उसे मिसाइल चाहिए। तो मिसाइल ही ना बना पाए वो देश, तो उनको रोकने के लिए एमटीसीआर का गठन हुआ, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये अप्रैल 1987 में इसका गठन हो जाता है। ये इसमें 35 मेंबर हैं,
ये कोई संधि नहीं है, लेकिन राजनीतिक समझदारी है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। इसका एक ही काम है कि मिसाइलों को, हम लंबी दूरी की मिसाइलों को और उनके प्रसार को, उसकी टेक्नोलॉजी को रोकना है। G7 कंट्रीज ने मिलकर के इस संस्था का, इसका गठन किया था। G7 कंट्रीज कौन है? ये विकसित देश हैं, कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है और जापान है। 4 देश यूरोप के हैं, 2 अमेरिका के और 1 एशिया का, जापान। इस तरीके से MTCR मिसाइल की टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए काम करता है। जो 1984 में CD जो कमेटी थी, CD में बदलती है, मतलब कॉन्फ्रेंस में। तो 1984 में कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, जिसके 65 सदस्य हैं, वो 1994 में नेगोशिएशन शुरू करके, चर्चा करके, और एक 1996 तक CTBT तैयार करते हैं। CTBT NPT इनसे सबसे भी ज़्यादा व्यापक है। इसका नाम भी है कम्प्रिहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु निरोधी संधि। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और वियना यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस है। तो CTBT जब तैयार हो जाती है तो 1996 में 24 सितंबर पर यह साइन करने के लिए ओपन की जाती है, लेकिन अब तक ये लागू नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि लागू होने के लिए कुछ शर्त रखी थी, तो वो है 44 देश। ये 44 देश जब इस पर साइन कर देंगे और अपने देश में, ये अपनी संसद में रेटिफाई कर देंगे, तभी ये लागू मानी जाएगी। ये 44 देश कौन से हैं? ये वह देश हैं जो इस समय पर, जब CTBT बनती है तो उस टाइम पर ये या तो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, या फिर इनके यहाँ पर परमाणु रिएक्टर मौजूद हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं परमाणु सामग्री के, तो उससे संबंधित है। तो ये 44 देश में 8 देश ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। इन 8 में से 5 ऐसे हैं जिन्होंने साइन तो कर दिया है, लेकिन अपनी संसद में रेटिफाई नहीं किया है। साइन करने वाले कौन कौन से हैं? चाइना है, मिस्र, ईरान, इजराइल और अमेरिका। और 3 ऐसे हैं जिन्होंने साइन ही नहीं किए हैं, रेटिफाई तो दूर की बात है। वो 3 कौन से हैं? इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। क्यों नहीं किए इन्होंने? इंडिया तो सीधा कहता है कि ये संधियां पक्षपातपूर्ण हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? दुनिया में कुछ देशों के पास तो परमाणु बम हो और कुछ के पास नहीं होने चाहिए, नहीं है, ऐसा क्यों होना चाहिए? हो तो फिर ऐसा हो कि किसी के पास नहीं हो, जो परमाणु बम उन्हें खत्म करो, हटाओ किसी तरीके से। पाकिस्तान ये कहता है जब इंडिया ने साइन नहीं किया तो हम क्यों करें साइन? वो इसके विरोध की वजह विरोध करता है हमेशा। और नॉर्थ कोरिया तो पागल है, नहीं करता, छोटा सा देश है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सन की तानाशाह है का शासन है यहाँ पर, इसलिए CTBT अब तक लागू नहीं हुई है। 2017 में एक TPNW एक संधि और बनती है, इसे कहते हैं ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो भी परमाणु हथियार हैं उनका यूज नहीं करना है। और ये 7 जुलाई को एडॉप्ट होती है 2017 में, 20 सितंबर को साइन भी तैयार के लिए खोली जाती है और 2022 में ये लागू भी हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं NPT और इंडिया, इनके बीच के कौन कौन से फैक्ट हैं, इंडिया से जुड़े हुए फैक्ट। तो पहला तो यही है कि NPT पे इंडिया ने कोई सभी साइन ही नहीं किए हैं, बस PTBT पे इंडिया ने साइन कर दिए थे, PTBT पे कर दिए थे, और इसी की वजह से इंडिया ने अंडरग्राउंड टेस्ट किया, बाकी और जगह, तीनों जगह कहीं किया नहीं है। तो 1974 में 18 मई को पोखरण में इंडिया ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया और उसका नाम रखा था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। एक तो उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी उस दिन, और दूसरा स्माइलिंग बुद्धा एक शांति का संदेश देता है, और भारत शांति का संदेश देना भी चाहता था। उसका सिर्फ इतना कहना था कि हमारे पास परमाणु बम है, सिर्फ इतना, बाकी उसे यूज करने के बारे में और उसके बारे में कुछ नहीं कहना था। लेकिन पूरे दुनिया में इसकी आलोचना भी हुई, और सबसे बड़ी बात, NSG का गठन हुआ, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का, और इसका आज तक भारत सदस्य नहीं बन पाया है तब से। और पूरे दुनिया भर में इकोनॉमिक और अदर रेस्ट्रिक्शंस, अंतर्राष्ट्रीय जो भी प्रतिबंध होंगे वो भारत पर लगे थे। 24 साल बाद भारत ने फिर से 1998 में 5 परमाणु टेस्ट किए। 11 मई को किए उसने 3, और 13 मई 1998 को किए उसने 2। तो भारत ने 5 टेस्ट कर लिए अपने देश में। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति, और इसे अपनी शक्ति का संदेश भी दुनिया को देना था। उसे भारत ये बताना चाहता है कि अब हम परमाणु बम के मामले में फुल फ्लैश पावर रखते हैं। इस पर भी बहुत सारे प्रतिबंध लगेगा इंडिया पर। और ये जो परमाणु बम 5 हैं, इनमें से एक ऐसा है वो हाइड्रोजन बम है, क्योंकि परमाणु शक्ति भी 2 तरीके से यूज होती है। एक है फ्यूजन बम, हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ये बम फटता है, और नाभिकीय विखंडन के द्वारा फटता है फिजन बम, ये एटम बम है। एटम बम से हाइड्रोजन बम कई हजार गुना ज्यादा ताकतवर होता है। लेकिन इंडिया ने एक चीज और कही है कि हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे परमाणु बम का, क्योंकि
अगर कोई मेरे ऊपर आक्रमण करता है परमाणु बम से तो ही हम परमाणु बम का बदले में जवाब देंगे, लेकिन हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पॉलिसी भारत की है परमाणु बम के बारे में। अब एक और अच्छी घटना हुई भारत के फेवर में कि 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में 123 एग्रीमेंट होता है। ये इंडिया और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील है ये एग्रीमेंट। इसे 123 एग्रीमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं 123 एग्रीमेंट? अमेरिका में जो वहां का एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1954, इसमें एक धारा है, वो धारा है सेक्शन 123। उस धारा में लिखा हुआ है कि अमेरिका किसी दूसरे देश के साथ अगर कोई कॉपरेशन करता है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, उसके संबंध में लिखा हुआ है कॉपरेशन विद अदर नेशंस एस्टेब्लिशेस ऑन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन एज ए प्रीरिक्विजिट फॉर न्यूक्लियर डील बिटवीन द यूएस एंड एनी अदर नेशन, दुनिया के किसी भी देश के साथ, वो इस धारा में लिखा हुआ है। तो वो भारत के साथ ये एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को भारत के संबंध में 123 एग्रीमेंट कहा जाता है। 2008 में ये हो जाता है। जब अमेरिका ये एग्रीमेंट करता है तो दुनिया के और जो देश हैं वो भारत के साथ फिर जल्दी से अपने अपने एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि भारत की छवि दुनिया में शांति प्रिय देश के रूप में है, पाकिस्तान की नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां भी पाई गई, पाकिस्तान में परमाणु कार्यक्रम से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं उनकी संलिप्तता नॉर्थ कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई थी, लेकिन भारत का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा। इसलिए भारत की शांतिप्रिय और विश्वसनीयता के कारण दुनिया के अन्य देश भारत के साथ एग्रीमेंट करना चाहते थे, लेकिन करें कैसे? लेकिन जब अमेरिका ने कर लिया तो ये 123 एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। तो दुनिया में और भी देश हैं, उन्होंने भारत के साथ अपने अपने एग्रीमेंट किए। अब इसमें फ्रांस है, इंग्लैंड है, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ये कनाडा, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कोरिया, इन्होंने किए। और खास बात कि हमें दूसरे देश से यूरेनियम चाहिए, तो यूरेनियम को आयात करने के मामले में विशेष एग्रीमेंट फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रसिया से किए गए। तो इस तरीके से अमेरिका के साथ किया गया 123 एग्रीमेंट भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। और नॉर्थ कोरिया ने क्या किया इस एनपीटी के साथ में? नॉर्थ कोरिया ने 1985 को 12 दिसंबर को एनपीटी संधि को ज्वाइन किया। जब इसको एनपीटी को ज्वाइन करते हैं तो इसके आर्टिकल 3 में लिखा है कि आईएईए के जो भी सेफ गार्ड्स हैं, आईएईए की नियम शर्तें हैं, उसके साथ मिलजुल के चलना पड़ेगा। तो आईएईए उस देश में जांच पड़ताल करेगी कि जो भी नाभिकीय सामग्री है उसका शांतिपूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैन्य प्रयोगों में वो लाया जा रहा है, परमाणु बम बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सब चेक करती है। तो आईएईए ने पाया कि 1992-93 में जब उसने अपने इंस्पेक्शंस किए तो नॉर्थ कोरिया ने चीजें छुपाई। जो जो चीजें आईएईए ने पूछी उसमें सारी जानकारी उसने नहीं दी, तो संदेह तो पैदा होगा ही, तो ये विवाद का विषय भी आएगा। तो उसमें नॉर्थ कोरिया ने धमकी भी दी थी 1993 में कि हम एनपीटी को छोड़ देंगे, विदड्रॉ कर लेंगे। लेकिन फिर कुछ नेगोशिएशंस हुए जिसकी वजह से वो मान गया और उसने एनपीटी को नहीं छोड़ा, लेकिन उसने अपनी हरकतें भी बंद नहीं की। जब हरकतें बंद नहीं की तो अंततः फिर यही रिजल्ट हुआ कि 10 जनवरी 2003 को नॉर्थ कोरिया ने एक नोटिस दे दिया एनपीटी में कि हम इसको छोड़ रहे हैं। इसने ऐसे अच्छा, अब विड्रॉ करने के लिए 3 महीना पहले तो नोटिस ही देना पड़ता है, इसीलिए 10 जनवरी को नोटिस देते हैं और 10 अप्रैल को वो एनपीटी से विधिवत या अलग हो जाता है। इसके अलग हो जाने के बाद नॉर्थ कोरिया 2013 में, 2016 में, 2017 में परमाणु बम का परीक्षण करता है और अनाउंस कर देता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स, परमाणु बम है। इस तरह से नॉर्थ कोरिया का इतिहास एनपीटी के बारे में बहुत खराब रहा और भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किए, सीटीबीटी पर भी साइन नहीं किए, लेकिन भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिप्रिय उपयोग के मामले में काफी आगे बढ़ा। परमाणु बम परीक्षण भी किए जो उसने अपनी सुरक्षा के लिए किए और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील भी की, फिर दुनिया के अन्य देशों के साथ न्यूक्लियर डील की और इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से भारत जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है और एनपीटी और सीटीबीटी पर साइन भी नहीं किए हैं। ये था एनपीटी के बारे में और एनपीटी और भारत के संबंध में प्रमुख तथ्य।